औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज मोरखा 26 जून 2021 26 जून 2021 बाफजल रबी हमारा आज का लेक्चर डिस्कशन हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टे। आर्टिकल्स हमारे 18 और 19 हैं। प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टे को आर्टिकल 19 ही डील करता है। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। तो बेटा इसे आर्टिकल 18 को भी पढ़ लेंगे। अब ये आपसे काबिल अजीम भी बेटा गुजारिश की थी, अब जितने भी हमारे साहब का प्रोसिक्यूशन के पेपर हैं या जुडिशरी के हैं, अब सिलेक्टेड क्वेश्चंस का अमूमन कोई नहीं रहा ट्रेंड। मसलन जैसे पहले आज से 5-7 साल पहले 5 या 10 स्टूडेंट सवाल कर लेते थे तो उनमें से अक्सर आ जाते थे, लेकिन बेटा अब किसी आर्टिकल का कोई पता नहीं है, कहीं से भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि कानून शहादत आर्डर बेटा मुकम्मल तैयार करें, कोई आपका टॉपिक रहे ना, ये आपसे गुजारिश करनी थी। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह बेटा आते हैं रेस जेस्टे। अच्छा, इससे पहले जो मैंने पहले डिसाइड किया कि बेटा काबिल अजीम के हम रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ पढ़ें, इससे काबिल के आपको इसका तारुफ बता दिया जाए कि ये इसका मतलब और मफहूम क्या है। इसको आप ये देख लें कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टे, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टे बेटा ये पहले इसकी आप आ जाएं इस पर क्या कहते हैं कि ब्लैक्स लॉ डेफिनेशन पर। ब्लैक्स लॉ डेफिनेशन के बाद आप बेटा देख लें इसका गूगल में डेफिनेशन क्या दी गई है। अब इसको ना ज़रा थोड़ा सा गौर से देख लें, समझ लें, क्योंकि ये अक्सर सवाल पूछा जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते भी हैं कि सर हमें ये सही तौर पर समझ नहीं आया, ये दरअसल असूल है क्या। अब देखें ये ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में रेस जेस्टे क्या दिया गया है। अब इसका ना उर्दू में भी मैंने मफहूम देखा है, शहादत हक़ैक़ से मुतल्लिक़ा। बेटा इसका आप बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ लें, सुन लें कि रेस जेस्टे क्या असूल है, किस तरह की शहादत है, क्यों ज़रूरत पड़ती है। अब देखें हमने जो अब सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है ना बेटा, ये है हमारा चैप्टर 3 कानून शहादत आर्डर का। शुरू में आप लोगों ने सारे गवाहन की अक़साम देख ली, कम्पिटेंसी देख ली, एक कम्प्लेक्स देख लिया। बेटा हमारा सिविल लॉ है या क्रिमिनल लॉ है, केस को साबित करने के लिए शहादत की ज़रूरत है। शहादत की मुख्तलिफ अक़साम हैं, आप लोग सब पढ़ चुके हैं। बेटा कानून का अव्वल बेहतरीन तकाजा तो ये है कि डायरेक्ट एविडेंस होनी चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात डायरेक्ट एविडेंस नहीं होती। बेटा डायरेक्ट एविडेंस से क्या मुराद है? एक ऐसा गवाह जिसने वक़ुआ को अपनी आँखों से देखा हो, सुना भी है, जो कुछ हुआ है समझा भी है, लेकिन बाज़ औक़ात हालात ऐसे आ जाते हैं कि डायरेक्ट एविडेंस आपकी नहीं होती। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हम कहते हैं कि वाक़याती शहादत, हालात व वाक़यात के मुताबिक शहादत की बेटा ज़रूरत पड़ जाती है। अब देखा ना रेस जेस्टे विटनेस कौन सा है? केस को साबित करने के लिए विटनेस बॉक्स में गवाह आएगा। अब गवाह किस तरह की शहादत देगा, क्या शहादत देगा, ये है बेटा हमारा मौजू ज़ेरे बहस। अ विटनेस हु हैविंग बीन एट द सीन ऑफ एन इंसिडेंट कैन गिव एन फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड। बेटा डायरेक्ट एविडेंस का जिसका तरह बताया है कि नहीं है, लेकिन एक ऐसा गवाह जो वाक़या से मुतल्लिक फर्स्ट हैंड बताएगा कि ये वाक़या किस तरह हुआ है,
कब हुआ है, किसने किया है, वो इस वाकया के मुतालिक क्या जानता है। बेटा वाकया आपका सिविल मैटर कोई डिस्प्यूट भी हो सकता है और क्रिमिनल लॉ का भी हो सकता है। अब इसकी जो गूगल में बेटा डेफिनेशन देखी है, अब रेस जेस्टे बेसिकली लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है थिंग्स डन। अब देखें ना, वकुआ हो चुका है, जो कुछ होना था हो चुका है। अब ये देखें, दिस इज द रूल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस एंड इज एन एक्सेप्शन टू हेयर से रूल ऑफ एविडेंस। बेटा ये एक्सेप्शन है, ये इंशाल्लाह ताला आर्टिकल 46 के साथ भी नेक्स्ट में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि आर्टिकल 19 का आर्टिकल 46 के साथ क्या ताल्लुक है। एंड इज एन एक्सेप्शन टू हेयर से रूल ऑफ एविडेंस दैट हेयर से एविडेंस इज नॉट एडमिसेबल। It is a spontaneous declaration made by a person immediately after an event and before the mind has an opportunity to conjure a false story। बेटा ये हो गया इसका गूगल की डेफिनेशन, इसको गौर से देख लें। ब्लैक्स लॉ डेफिनेशन को भी देख लें। जजमेंट से पहले हम आते हैं बेटा इसका जो आर्टिकल है ना, बता रहा था मैं आप लोगों को, आर्टिकल 18। अब चैप्टर 3 है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। बेटा गौर से देख लें कि केस साबित करना है, कंप्लेनेंट साइड है या आपकी प्लेंटिफ साइड है, उसने शहादत देनी है। कानून शहादत का ये असूल है कि एविडेंस हमेशा फैक्ट्स इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट्स की दी जाएगी। आर्टिकल 18 एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। अब इसमें यही बात बताई गई है। अब क्या, एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर एन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट। बेटा ये आर्टिकल 18 से लेकर ना आपके ये 68, 69 वगैरह तक जाते हैं। रेलिवेंसी, इसमें जितनी भी प्रोविजंस आती हैं, बहुत मशहूर प्रोविजंस हैं, सारी रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स को डील करती हैं। फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट 18 से लेकर बेटा 69 तक हमने केस को साबित करना है इन प्रोविजंस में ही रहकर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई है, क्या है। दिस आर्टिकल शैल नॉट एनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट विच ही इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव बाय एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। बेटा सीपीसी ने रोक दिया है ना किसी चीज से मुतल्लिका शहादत देने को, तो हम उस चीज की शहादत नहीं दे सकते। ये इसमें एक्सप्लेनेशन आ गई है। अब उसके बाद बेटा आ जाए, ये इसकी ना मिसाल दी गई है, इलस्ट्रेशन, इसको गौर से देख लें। अब कोई ए है, मसलन अल्लू आप समझ लें, इसका ट्रायल किया जाता है कि इसने बल्लू को मर्डर कर दिया। किस चीज़ के साथ? एक डंडे के साथ, और उसकी नीयत थी उसे कत्ल करने की। बेटा ट्रायल हुआ, अब ट्रायल में क्या चीज़ें साबित करनी हैं, यही देखें, फैक्ट्स इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। अब फैक्ट इन इशू है, क्या ए ने बी को कत्ल किया? ए बीटिंग बी विद द क्लब, डंडे के साथ। एज काजिंग बीज डेथ बाई सच बीटिंग। एज इंटेंशन टू काज बीज डेथ। बेटा डंडे के साथ कत्ल किया, क्या इस डंडे के साथ ही कत्ल किया? क्या उसकी नीयत थी इसे कत्ल करने की? अमूमन हमारे जो 302 की 302 पीपीसी की एफआईआर्स होती हैं बेटा, मुस्तगीस कंप्लेनेंट साइड यही चीज़ें साबित करता है। अब नेक्स्ट देखें, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। बेटा ये शायद सेम आता है, ठीक है ना, यहाँ गलती से उसमें जो डाउनलोड किया ना उसमें सम लिखा गया है। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन are relevant whether they occurred at the same time and place or at different times and places। अब ये है हमारा रेस जेस्टे। क्या ये असूल कहता है कि फैक्ट्स डायरेक्टली तो इन इशू नहीं हैं,
लेकिन जो आपके मटेरियल फैक्ट्स हैं इन इशू, जो मैटर इन इशू है बेटा, मर्डर हो सकता है, हार्ट केस हो सकता है, सिविल डिस्प्यूट कोई भी हो सकता है, वो इस हद तक कनेक्टेड हैं फैक्ट इन इशू के साथ कि वो सेम ट्रांजैक्शन बन रहे हैं। बेटा पहले आप लोगों को किसी लेक्चर में बताया था इंसिडेंट होने से पहले क्या हुआ, इंसिडेंट होने के बाद क्या हुआ। ये है आप लोगों का बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टे। बेटा इसकी मिसाल आप पढ़ लें, इंतहाई आसान है। अब हम आ जाते हैं केस लॉ डेफिनेशन पर। कानून बेटा इसके बारे में क्या कहता है। अब वही बात, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। व्हेन एनी केस रेस्टेड एंटायरली अपॉन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, then each piece of such evidence collected must provide all links, making out one straight chain where one end its nose fitted in the neck of the accused and other end touched the dead body। बेटा अक्सर ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में और हमारे क्रिमिनल मैटर्स में पता नहीं होता, ब्लाइंड मर्डर कि जी बंदा कत्ल हो गया, उसका बेटा आपको मिसाल दे रहे हैं। फोरेंसिक टेस्ट किया जाता है डेड बॉडी का। जब डेड बॉडी मिली, पुलिस को इतला हो गई, पुलिस ने डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में ले लिया। मिसाल दे रहा हूँ, मकतूल है, उसके हाथ में बेटा बाल हैं, एयर हम कहते हैं। लड़ाई झगड़ा हुआ, एक दूसरे को पकड़ते रहे सर से, तो मकतूल के हाथ में बाल आ गए कातिल के, बेटा मिसाल दे रहे हैं। या इंजरीज हो गई, लड़ते रहे ना, अब मकतूल ने भी कुछ मारा कातिल को, कातिल ने फायर कर दिया या डंडे वगैरह मारते रहे। अब कातिल मफरूर हो गया, मकतूल मारा गया। बेटा जब इसका फोरेंसिक टेस्ट होते हैं ना, बालों से पता लग जाता है, ये डीएनए भी होता है और नादरा के पास भी रिकॉर्ड है कि असल कातिल कौन है, या हालात व वाक़यात के कौन से लोग गुजरे थे वाक़े के पहले या वाक़या के बाद, या मकतूल की किन के साथ दुश्मनी थी, कातिलों ने पहले क्या किया था और बाद में क्या किया था। बेटा जब ये इस तरह के हालात व वाक़यात आते हैं ना, एक चेन बन जाती है, कड़ी। और भी इंशाल्लाह ताला बेटा आप लोगों को असूल बताऊंगा, समझाऊंगा, इसको आप लोग जहन में रख लें। अब हमारा नेक्स्ट है, अब ये जजमेंट है बहुत कमाल, इंशाल्लाह ताला भेजूंगा बेटा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। पहले भी कुछ लोगों ने पढ़ा है, बता रहे थे। लॉ इज अ लिविंग ऑर्गन एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू अडॉप्ट अ रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच फॉर इट्स एप्लीकेशन। क्या खूबसूरत अल्फाज हैं बेटा। ये अदालत पर है कि लॉ को एप्लीकेबल किस तरह करना है, बदलते हालात व वाक़यात के मुताबिक। अब मज़ीद आप देख लें इसका, कई दफ़ा पहले भी बताया था बेटा, सीआरपीसी में भी कानून शहादत का मुकम्मल अतलाक होता है, सिविल लॉ में भी। सिविल लॉ में भी एविडेंस से मुतल्लिका हमारे आर्डर्स हैं, आर्डर 16 हो गया, जैसे आप लोगों का आर्डर 18 हो गया, और क्रिमिनल लॉ में भी है ट्रायल में। लेकिन हमेशा प्रिवेल करेगा कानून शहादत आर्डर, ये सब्सटेंटिव लॉ है। हमारा सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ है, पीपीसी सब्सटेंटिव लॉ है, लेकिन एविडेंस के मामलात में कानून शहादत बेटा प्रिवेल करेगा। अब ये नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इसको जब हम आगे लेके जाएंगे ना, काफ़ी सारी प्रोविजंस हैं इससे मुतल्लिका रेस जेस्टे से, वो बेटा इंशाल्लाह ताला देख लेंगे, क्योंकि ये हमारा अब सिलसिला जो चला है ना रेलिवेंसी को, बार बार यही मामलात आएंगे। इन गुजारिशात के साथ बेटा आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, इसको गौर से सुन लें। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज़ किया है, नेक्स्ट में हम रेलिवेंसी देखेंगे, एडमिसिबिलिटी देखेंगे कि कौन सी शहादत अदालत में काबिल कबूल है और कौन सी नहीं है, और इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात क्या हैं। काफ़ी सारी जजमेंट्स हैं जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑनरेबल हाई कोर्ट को और मातहत अदलिया को
आगाह किया है कि जी इस तरह की शहादत काबिल कबूल है और इस तरह की नहीं है। बेटा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब लोगों का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।